अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। वैसे तो आजमगढ़ का नाम किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। मौजूदा वक्त में बैडमिंटन खेल को लेकर उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जनपद आजकल विश्व पटल पर अंकित हो चुका है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के देवारा इलाके के महुला गांव के मूल निवासी अजेंद्र राय ने अंपायर की भूमिका में आजमगढ़ से लेकर BWF, जिसका पूरा नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सफर तय किया और कई देशों की यात्रा करने के बाद अभी हाल ही में जापान से लौटे हैं और वह इस बात से बेहद खुश हैं और गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 कुमामोटो मास्टर जापान बैडमिंटन चैंपियनशिप में BWF टूर्नामेंट मैनेजर रूसियन द्वारा प्रस्तुत यादगार साइन के मेमेंटो के साथ सेवानिवृत्ति हो गए। उन्होंने बताया कि श्री रूबियन वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें वर्ष 2019 में लखनऊ में सैयद मोदी सुपर 300 BWF इवेंट के दौरान BWF अंपायर का प्रमाण पत्र दिया था और अब वे फिर से उन्होंने BWF अंपायर 2023 के रूप में उनकी सेवाओं और योगदान के लिए प्रशंसा पत्र सौंपा है। उन्होंने इस क्षेत्र में सफलता और प्रोत्साहन का श्रेय प्रारंभिक दिनों में गोरखपुर जिले में फर्टिलाइजर विभाग में कार्यरत राकेश सिंह को दिया, जो लखनऊ के स्वर्गीय KD सिंह के भांजे हैं। इसके बाद सफर तय करने का श्रेय स्वर्गीय सुधाकर वेमुरी और यश मुरलीधर सर को दिया। अब एक नज़र इनकी प्रारंभिक शिक्षा पर डालते हैं। अजेंद्र राय की प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू हुई, जो बाद में उत्तरोत्तर सफलता का मुकाम हासिल करते हुए उच्च शिक्षा गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय पंजाब के पटियाला से हुई। आज वह बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व जापान में सुपर 500 कुमामोटो मास्टर जापान बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंपायरिंग करने के बाद आजमगढ़ लौटे। आजमगढ़ आने पर गुड न्यूज़ भारत के अनुरोध पर आज वह हमारे स्टूडियो में पधारे और स्टूडियो में उनसे इन्हीं सफलताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आजमगढ़ की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में काफी काम किया। आजमगढ़ ही नहीं, यूपी नहीं, देश नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा और अभी हाल ही में इन्होंने जापान में अंपायरिंग करके वापस लौटे। हम आज इनसे जानना चाहेंगे कुछ इस खेल के बारे में विस्तार से। अजेंद्र राय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खेल की शुरुआत कब शुरू की? इस बैडमिंटन से लगाव आपका कब हुआ? सर्वप्रथम तो मैं गुड न्यूज भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं। 1983 में मैं गोरखपुर में अध्ययन कर रहा था और वहीं एक्टिव बैडमिंटन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के तहत विभिन्न जिलों में स्टेडियम बने हुए हैं। तो एक न्यूज मैंने देखी जहां समर कैंप के बारे में था कि वहां आप ट्रायल दे सकते हैं और मैं वहां ट्रायल में गया। संजोग से जितने बच्चे ट्रायल में आए थे उन्होंने सबसे अच्छा था। तो तत्कालीन जो कोच साहब हमारे थे सत्यप्रकाश प्रधान जी, उन्होंने कहा कि तुम आगे पहले बच्चों को खिला दिया करो, मैं आऊंगा तुमको खिलाया। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा से एक अच्छा मुझे प्रोत्साहन और वहीं से फिर मैं खेल की दुनिया में रहूँगा। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत? पढ़ाई लिखाई बेसिक एजुकेशन कक्षा 4 तक मैं कनसा कॉन्वेंट स्कूल फैजाबाद में पढ़ा। फिर कक्षा 5 गोरखपुर में मॉन्टेसरी स्कूल में, कक्षा 6 सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज गोरखपुर और फिर कक्षा 7 से भारत में जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, जो उसमें एक राजकीय कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज था वहाँ।
फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कुछ समय तक राज विश्वविद्यालय, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने NIS बैडमिंटन प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया और मास्टर डिग्री में फिजिकल एजुकेशन की डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र से मैंने लिया जी। इस तरह से विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। और बैडमिंटन से लगाव किस वर्ष आपका हुआ? खिलाड़ी के रूप में तो 83 में शुरू हो गया था जी, लेकिन 90-91 के आसपास गोरखपुर में कोई कोच नहीं था, क्योंकि मेरी अप्रोच कोचिंग बहुत अच्छी थी। तो सीनियर खिलाड़ियों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि थोड़ा आप बच्चों का गाइड किया करो, और लकीली उसी समय किसी और ने प्रोत्साहित किया कि आप राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला जाओ, वहां से आप प्रॉपर वे में एक कोचिंग का डिप्लोमा लेके फिर इस फील्ड में अच्छा कैरियर बना सकते हो। तो शौक था कुछ अच्छा करने का, और उस बार पहली बार चाइनीज कोच आए थे कैडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। वो सबको बुलाते थे यू गुड यू नो गुड, तो लकीली मैं भी यू गुड वाले में शामिल हो गया। रिटायर और इंटरव्यू के बाद फिर 1 साल का वो डिप्लोमा कोर्स होता है, वहाँ मुझे प्रवेश मिल गया। और फिर उसके बाद मैं गोरखपुर में एडहॉक कोच के रूप में काम करना शुरू किया। बलियापुर से मैंने काम किया। लकीली उसी समय मुझे स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ भी मौका मिला, वहाँ जगह खाली हुई तो मुझे बुलाया गया। जबकि एक बड़ा बजट था, संसाधन बहुत अच्छे थे, लेकिन माहौल अच्छा नहीं था, तो सिर्फ 6 महीने बाद ही मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज छोड़ दिया। फिर गोरखपुर वापस आ गया और वहाँ पे मैं, चूंकि कोचिंग में कोच बहुत अच्छी थी और स्ट्रिक्ट कोच के रूप में जाना जाता था, बहुत अच्छे रिजल्ट बच्चों ने दिए, मेहनत करने सब तैयार थे। 1995 से 2018 तक मैं यूपी टीम का कोच रहा, कभी सीनियर कभी जूनियर, जैसी जो आवश्यकता होती थी। और आप सबके दुआओं से वहां भी अच्छी असली कहानी मेरी शुरू होती है 1998 से, जो मैं आजमगढ़ आया। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई और मुझे कुछ दिन पिताजी को सारे गाँव रहना था, तो मैं गांव से आजमगढ़, मुझे भानु शर्मा एक क्रिकेट कोच है, भानु आजकल जौनपुर यूनिवर्सिटी में है। भानु से किया भैया आप गाँव पे हैं और इतना सब कुछ है, तो आजमगढ़ के बच्चों के लिए थोड़ा समय है। तो मैं गांव से रोज आता था। सुधीर बोरी जी तो यहाँ पे DM थे, DM थे और बैठने के शौकीन भी थे। मैं शाम को आता था और रात में 9 साढ़े 9 बजे जब वो खेल लेते थे, फिर मैं गांव वापस जाया करता था। फिर एडहॉक कोच के रूप में काम करना शुरू किया। इसी बीच मेरी पोस्टिंग बेसिक शिक्षा विभाग में आजमगढ़ में हो गई। कभी सपना भी नहीं था, कहीं दूर दूर तक सोचता भी नहीं था कि मैं बेसिक शिक्षा में काम करूंगा, क्योंकि प्रोफाइल बड़ी थी, खेल का पैशन था, लेकिन जो भगवान को मंजूर था उसको एक्सेप्ट किया मैंने। और आज शुक्रगुजार हूँ कि मेरी नौकरी बेसिक एजुकेशन में है, क्योंकि शायद किसी और नौकरी में होता तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता, मैं समय नहीं दे पाता। तो विभाग ने भी मुझे बहुत कॉपरेट किया। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एशिया, सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे। आजमगढ़ में आया तो उस समय तक यहाँ पे जिला बैडमिंटन संघ की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कुंवर फतेह बहादुर जी जैसा एक डायनेमिक IAS ऑफिसर जिले में है, तो उनके सहयोग से यहाँ पे पहली बार जिला बैडमिंटन संघ का गठन हुआ। और JP जायसवाल जी यहाँ पे एक अच्छे व्यवसायी थे, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने 50,000 नगद पुरस्कार राशि की प्रतियोगिता आजमगढ़ में 2000 में आयोजित की। बहुत सफल रही। और फतेह बहादुर जी प्रदेश के और अन्य जनपदों को कहते थे कि अगर तुम्हें काम करना तो जाके जनराज से सीखो कैसे काम किया जाता था। तो पूरा जिला प्रशासन का सहयोग रहता था, जनपद के सारे जो भी व्यवसायिक घराने हैं मित्र सभी का सहयोग रहता था, और हम लोग कोचिंग में ठीक से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप सबके पास रिकॉर्ड है, शिवम शर्मा अंतर्राष्ट्रीय शटलर इसी धरती से, प्रज्ञा राय, अमन सिंह बिसेन, दीपेंद्र सिंह, तमाम खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने लगे, और बहुत से आज की डेट में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के साथ साथ प्राइवेट जॉब में भी सफल है। अंपायरिंग की फील्ड में बहुत से बच्चे यहाँ से अच्छा कर रहे हैं। यूपी स्कूल्स में बॉयज गर्ल्स दोनों में हम चैंपियन, मतलब तमाम रिजल्ट बैडमिंटन का, तो हम प्रदेश और देश के नक्शे पे कोचिंग के फील्ड में भी आ गए। तो इस तरह से बैडमिंटन शुरुआत हुई, और बैडमिंटन की एक अच्छी छवि आजमगढ़ के लोगों के जनमानस में। तो अभी 2000 से जो यात्रा शुरू हुई प्रतियोगिता कराने की, हर वर्ष हम लोग एक स्टेट प्रतियोगिता करते रहते हैं, और जनपद के सभी लोग उसमें सहयोग, और खासकर मैं मीडिया के जितने भी हमारे शुभचिंतक मित्र बड़े भाई, सबका विशेष सहयोग है। अगर बैडमिंटन प्रोग्राम पे पहुंचा है तो उसमें आप सभी का बहुत सहयोग है। और मैं पुनः गुड न्यूज भारत के भाई धर्मेंद्र जी के साथ साथ आजमगढ़ सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा उनके सहयोग।
अच्छा, जो इंटरनेशनल अंपायरिंग हुई आपकी, जी। वो किस समय शुरू हुई? 2007 में एक अंपायर एक्सचेंज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, जी। उसके तहत मैं वियतनाम राजधानी हनोई में मुझे मौका मिला और 2008 में उसी प्रोग्राम के तहत मुझे सिंगापुर भेजा गया ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें हैं उस सिस्टम से यूज टू हो जाए, ताकि फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्रा शुरुआत हो सके। 2010 में पहली बार मुझे मलेशिया में जो बैडमिंटन एशिया की परीक्षा होती है अंपायर्स की, और नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अंपायरिंग एक बहुत सामान्य चीज है, काफी साइंटिफिक ढंग से चीजें हैं, काफी प्रोफेशनल ढंग से चीजें होती हैं और 360 डिग्री आपका असेसमेंट होता है। जी। आप किस तरह से कोर्ट में एंटर करते हैं, किस तरह से खिलाड़ियों को जो टॉस की प्रक्रिया है, चेयर पर बैठते हैं, आपका अनाउंसमेंट कैसा होता है, किस तरह से पूरे मैच को आप कंट्रोल करते हैं, प्लेयर्स को हैंडल करते हैं, सारी चीजें बहुत ही बारीकी से सब चीजों का। और बेस्ट अंपायर होता है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के मैच खत्म करके उसके खिलाफ न तो प्लेयर्स के कोई कंप्लेन हो और न तो टीम मैनेजर कोचेस किसी को। तो आपके साथ कभी ऐसा अवसर आया कि कहीं पे जो है वो कंट्रोवर्सी हुई? बहुत अच्छा सवाल आपका है। मुझे ध्यान है कि मैं पेरिस में था और कुछ चीजें थी जिनकी मुझे जानकारी नहीं थी, और डेनमार्क के खिलाड़ी का उसमें डेनमार्क और चाइना खिलाड़ियों का मैच हो रहा था, तो उसने मुझे कहा एक तेज स्मैश हुई, शॉट मारी गई और मेरे हिसाब से शटल प्रॉपर वे में गई थी, लेकिन डेनमार्क के खिलाड़ी अप्रोच करते हैं कि शटल नेट के बीच से गई। अच्छा। तो अंपायर के साथ साथ आप देखते होंगे अंपायर उसी चेयर में बैठता है, सामने एक सर्विस जज बैठता है। तो आज की डेट में आई कांटेक्ट का बहुत ज्यादा कि जो आपका सर्विस आप लगातार से आई कांटेक्ट में रहेंगे, जो कुछ करना आप इशारे में एक दूसरे से कंफर्म करके चीजों को एक्सक्यूट कर सकते हैं। तो उस समय इतना ज्यादा फोकस नहीं थे इन चीजों पे, तो मैं अपने एक्शन पे अपनी बात पर रिजेक्ट था और वो बोला मैं रेफरी को। एक टेक्निकल पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जब तक अंपायर नहीं चाहेगा रेफरी वहां दखल देने नहीं आ सकता है। तो प्रक्रिया है, अंपायर दाहिना हाथ पर उठाता है तो फिर रेफरी कोर्ट में आता है, फिर अंपायर ब्रीफ करता है उस हिसाब से। लेकिन समझदारी है कि आप जितना जल्दी हो रेफरी को बुला के ये बॉल पास कर दें ताकि चीजें डिसॉल्व हो जाए। तो खैर थोड़ी देर बाद फिर मैंने प्लेयर्स को कहा कि यू हैव टू प्ले, अदरवाइज आई विल गो फॉर द एक्शन। तो मान लिया हम लोग खेल शुरू हो गया, लेकिन मैच के बाद फिर रेफरी मुझे बुलाया और बोला मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने, आई डिडंट कॉल यू। तो बोला आई डोंट थिंक दैट यू आर नीडेड देयर। बोला बट इट्स गुड टू डिसॉल्व द थिंग्स अर्लियर बिकॉज इट्स आल्सो डिले, काइंड ऑफ डिले होता है। तो मैंने इस चीज को और लेकिन तमाम चीजें हैं। अभी एक मेरे मैच में तो फिर नहीं हुआ, पिछले साल स्पेन में एक हाई ओपन चैंपियनशिप, प्रतिष्ठित चैंपियनशिप चल रही थी और उसमें मेन सिंगल्स का फाइनल थर्ड मैच 22 ऑल, थर्ड गेम में 22 ऑल चल रहा था। अचानक अंपायर को ऐसा लगा कि शटल ग्राउंड पे टच हो गई थी और प्लेयर्स ने घास उठा के फेंक दिया है और उन्होंने अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया और लेकिन प्लेयर ने बहुत अपोज किया। अब तक हम सबको ये बताया जाता रहा है कि जब भी कुछ हो तो आप अपने सर्विस जज से कंसल्ट कर लो और आप डिसीजन को चेंज भी कर सकते हो अगर आपको, लेकिन अंपायर ने सर्विस जज से किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन हमेशा जो रेफरी है वो भी अपने टेक्निकल ऑफिशियल को ही सपोर्ट करेगा, तो इस तरह से वो तो बहुत सी चीजें। आपको नहीं लगता कि जरूरत है? ऑलरेडी यहाँ पे एक थर्ड अंपायर IRS स्टार्ट रिव्यू सिस्टम करके वो सब टेक्नोलॉजी का यूज करके हर लाइन पे कैमरे लगे होते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज है वो सिर्फ लाइव कॉल की जजमेंट के लिए है, उसको माना जाता है। लेकिन सारे कोर्ट में नहीं पॉसिबल है, नॉर्मली से फाइनल कहीं क्वार्टर फाइनल या 1 से 2 कोर्ट तक ही वो IRS यूज किया जाता है जी। तो इससे मामला जो है काफी हद तक चीजें और खिलाड़ी भी अच्छा लगता है, थोड़ा वो चीजें अट्रैक्टिव हो जाती है दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूरियोसिटी बनी होती है कि क्या है राइट है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको किन किन देशों की यात्रा करने का, अंपायरिंग करने का अवसर मिला? धनंजय भाई साहब इतने देश गया हूँ कि याद करना पड़ता है। थैंकफुल भगवान को आप सभी का, जो याद है कुछ मैं आप सबको। हनोई सिंगापुर के बाद मलेशिया गया, 3 बार मैं मलेशिया जा चुका हूँ, 2 बार ताइवान गया हूँ, 4 बार चाइना गया हूँ, पेरिस गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कोरिया गया, जर्मनी, स्पेन,
बांग्लादेश, नेपाल अपने पड़ोसी देश गए हो, कॉमन गेम्स लंदन, तो काफी बड़ी फेरिस्त ऑलमोस्ट जी। और अभी लगता है जो जापान मेरा ड्रीम था कि एक बार जापान में देख के आऊँ कि किस तरह के वहाँ के कल्चर है, और काफी कुछ अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूंगा आपके गुड न्यूज भारत के चैनल के माध्यम से कि हम सबको भी जापानियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा जापान में कहीं गाड़ी का हॉर्न नहीं बजता है। अच्छा। हर आदमी एक दूसरे को इतना सम्मान देता है कि झुक के ही वो, अगर आप सड़क पार कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं कि आप पार कर लो। जो लोग भी रूल्स रूल्स को फॉलो करते हैं, समय के प्रति सबसे अधिक पाबंद है वो लोग। हम लोग लास्ट दिन एयरपोर्ट पे फ्लाइट ले रहा था तो 6:30 बजे एयरपोर्ट खुलना था, हम 6:15 के आसपास पहुंच चुके थे, लेकिन 6:30 पे ही वो संबंधित पर्सन ने उसको खोला। रेस्टोरेंट में अगर आपका 9 बजे ब्रेकफास्ट बंद होना है तो बंद होगा। अच्छा। तो बहुत टाइम का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, गाड़ी पार्क में आप आनी तो गाड़ी आ जाएगी, तो बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, बैडमिंटन के खेल को लेकर के आपने तमाम विदेशों की भी यात्रा की, तो आपको तुलनात्मक रूप से भारत में और अन्य देशों में क्या अंतर दिखा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग जिसको ज्यादा खाना खिलाना चाहिए या जो उसका खाना हम दे ही नहीं रहे हैं, हम दिन भर गर्दन के निचले हिस्से को खाना खिला रहे हैं, लेकिन कामयाबी मिलेगी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से। और वहां पे लगातार हमें डाउट दिया जाता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने ये गलत किया। बजाय इसके आज के डेट में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आज के डेट में पॉजिटिव मेट्रीट्यूड के ऊपर बातें हो रही है। उस तरह की किताबें, उस तरह की वीडियोज ऑडियो आ चुकी हैं कि आप ब्रेन को अच्छा, जो आप चाहते हैं उसकी बात करें, हमेशा आप प्रोत्साहित करें। तो हमारे सेल्फ इमेज पुअर हो रहा है, कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ बहुत कम, हमें उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर हम अपने नौजवानों को वाकई ये विश्वास दिला दें तो हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि हम जीत सकते हैं, लेकिन हमें अपने को विश्वास नहीं, हम अपने आप को कमजोर मान के प्रतिस्पर्धा पीछे। नहीं तो ये किस एंड से कमी लगती है कि जैसे खेल के कोच या रेफरी की खिलाड़ियों के एंड से कमी? रिसर्च आपको शेयर करना चाहूंगा इस विषय पे। 18 साल के ऊपर आते थे हर बच्चा 1,44,900 चुन चुका होता, रिजेक्ट हो चुका होता है। आप घर में देखें बच्चों को, यहाँ चले जाए नहीं, ये कर ले नहीं, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। तो हम अपने ब्रेन को लगातार दे क्या रहे हैं। आप देखें कि हमारी सेल्फ इमेज इतनी पूरी हो चुकी है, हमें IAS बनना था, हम बन गए, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर बन गए, हम सुसाइड कर ले रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप वही तो बनना चाहते थे। तो कहीं कहीं हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मैं तो आपके चैनल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि जो हमारे सिलेबस में आप विभिन्न पाठ्यक्रम ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह के पाठ्यक्रम को यूज किया जाए ताकि हमारे नौजवान, हमारे बच्चों को शुरू से पॉजिटिव एनवायरमेंट में रखा जाए, उनकी जो क्षमता उसको बढ़ाया जाए, डिक्रीज किया जाए। स्कूलों में जैसे आप देखते हैं टीचर कॉपी को सही को छोटा छोटा ठीक करता है, गलत को पूरी को बड़ा सा क्रॉस करता है। हम बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे बच्चे फेल होने के डर से सुसाइड कर ले रहे हैं, ये सब हमारा फेलोर है। तो ये हर जगह है। तो ये घर से, पेरेंटल से लेके, जो हमारी स्कूल एजुकेशन से लेके, सोसाइटी, जो भी हमारे नियर डियर वेलविशर हैं, हम सब भी उन्हीं चीजों को इंगित करते हैं जो हमारे नेगेटिव, जो हमारी वीकनेसेस हैं। जबकि ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को जो है इस दिशा में जो है फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है? भाई साहब आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो सब चीजें मेंटल टफनेस से ही आएंगी। बिल्कुल, वो तो बिना मेंटल उसके तो जी जी फिजिकल होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमें, मतलब ब्रेन को जब भी हम जैसा मैसेज देंगे, जैसे मान लिया जब आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते, कोई काम करते हैं, ना तो आपको प्यास लगती है, ना भूख, ना नींद, ना थकान, कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं। अब खाली होते हैं तो उस समय आपको डिफरेंट चीजें लगती हैं। तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रेन को मैसेज देना बहुत जरूरी है, और इसमें सभी का रोल है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि, और काफी चीजों को देखा भी है, तो कि छोटे छोटे कस्बों में प्रतिभाएं बहुत हैं जिनको निखारने की जरूरत है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? निश्चित रूप से प्रतिभाएं हैं, और BWF जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो इस दिशा में काम कर रहा है। बीच में उन्होंने शटल टाइम प्रोग्राम चलाया जिसमें स्कूल के सारे टीचर से इस तरह जो भी चूक हों उनको, ताकि बेसिक लेवल पे कुछ बच्चों को सिखा सके ये लोग, और वहां शुरुआत की। अभी एक एयर बैडमिंटन की शुरुआत हुई है कि हर जगह हॉल नहीं बन सकते, महंगे हॉल हैं,
सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खुली हवा में कैसे बैठन हो, तो उसके लिए डिफरेंट रैकेट तो ऑलमोस्ट एम एस शटलकॉक जो डिफरेंट डिजाइन की गई है, और उसको भी चूंकि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है या और खेल किस तरह से पॉपुलर हो, तो उस दिशा में भी काम हो रहा है। और मैं गुड न्यूज भारत के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे सारे लोग जो खेल में या बैडमिंटन में अपना करना चाहते हैं, तो आजमगढ़ में भी युवाओं की एक अच्छी टीम है। एस के सत्तर जी हैं, मंगल प्रसाद जी हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जो खेल को प्रमोट करना चाहते हैं। उसी तरह से डॉक्टर पीयूष एक अच्छा नाम शहर में, सिद्धार्थ सिंह है, अभी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। पहले थोड़ा धन का भाव होता था, लेकिन अभी जो हमारे ये यूथ टीम है शहर की, ये लोग भी कहीं कहीं आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि जिला प्रशासन का जो रोल होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। अगर वो साथ में आएंगे, और उसी तरह से जो हमारे आज के डेट में बड़े स्कूल हैं, चाहे चिल्ड्रन कॉलेज हो, सौदर्य कॉलेज हो, जीडी ग्लोबल है, या फिर जम्बुरिया स्कूल है, जो भी बड़े स्कूल हमारे शहर में है, मैं तो कहूंगा कि कम से कम एक ही खेल को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग से साथ ही आपको यह भी शेयर करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा के एक ज्वाइंट डायरेक्टर है आदरणीय श्री भगवती सिंह जी, और दीपक सिंह जी अभी एसीएस है उत्तर प्रदेश सरकार में। उन लोगों ने योजना बनाई है कि जितने भी लोग माध्यमिक या बेसिक स्कूलों में काम कर रहे हैं और खेल से जुड़े हैं, उनका एक ग्रुप बनाया है, और सबको जिम्मेदारियां दी जा रही है कि आपको फंड की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जहां ग्राउंड डेवलप करना चाहते हो, कोचिंग में, अंपायरिंग में, जो भी आप करना चाहते हो करो। और प्रदेश में चूंकि सारे बच्चे हमारे स्कूलों में ही है, बेसिक नर्सरी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आगे हमें अच्छा स्तर भी मिलेगा। तो एक मास तैयारी हो रही है, और हम सब इसमें, चूंकि मैं अभी बीडब्ल्यू से रिटायर हो गया हूँ ऑफिशियली, और मेरी इच्छा है, चूंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था तो मैं अपने विभाग में काम नहीं कर पाता था, लेकिन भगवती सिंह सर के निर्देशन में निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा में भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए कि सरकारी सिस्टम में तो चीजें बहुत आसान है, अगर लोग चाहे तो जितने भी प्राइवेट स्कूलों को छोड़िए, अगर सरकारी स्कूल भी अगर इस दिशा में जो थोड़ा नेम फेम है, जिनके यहाँ बच्चे अच्छे हैं, तो सरकारी स्कूल भी इस दिशा में काम कर सकते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, मैं इसमें ये चाहूंगा कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। हाँ, पेरेंट्स, क्योंकि जब तक पेरेंट्स की सहभागिता नहीं होगी, बच्चों को परमिशन नहीं मिलेगी, बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। और वो जिम्मेदारी है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, कहां से होंगे, हमें उसको भी थोड़ा तोड़ना है। तो अगर आप सबका साथ मिलेगा तो हम निश्चित रूप से इन चीजों को भी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे जी, कि अब आप जो है इतने सारे खेल के मैदान से लेकर के देश विदेश तक किया, क्या करना चाहेंगे? भाई साहब, सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस दिशा में कुछ इस खेल को और प्रमोशन मिल सके? दो चीजें छोटी छोटी आपको ऐड करूंगा। इसी जिले के नौजवान है जिसको आप सबने ठीक से छापा है, लिखा है, अजय मोर्चा, जो दिव्यांग है, दिव्यांग भी, और आप सबकी सहायता से अजय मलेशिया एशियाई खेलों तक जाके उसने प्रतिभाग किया। क्योंकि गांव का लड़का था, नॉलेज के बारे में नहीं पता था, वहां जो बुफे लगा था उसने गलती से नॉलेज कर लिया, फिर भी चौथे स्थान तक रहा। इसी जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सुभाष सरवाई जी की तैनाती रही, और आप सब ने उनकी यही उनकी यात्रा शुरू हुई, और वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हुए। फिर पिछले साल टोक्यो में संपन्न पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडलिस्ट, लगातार बने हुए हैं। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार में खेल सचिव भी है। अभी टोक्यो में सर के साथ मुलाकात हुई थी, तो हम सब ने बात किया है। इधर हमारा शिक्षा विभाग तैयार है, उधर शासन में सुभाष सरवाई सर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमें जमीन जैसे मिलती है, आजमगढ़ में जो मेन स्टेडियम है, सूर्यमल स्टेडियम, उसको इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना है, और एक बड़ा स्टेडियम इस शहर में, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करा सके। तो मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी हमारे जिले के जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे आदरणीय सांसद हमारे दिनेश लाल जी नरेगा हो, या जो भी हमारे एमएलसीगण, और प्रदेश सरकार में चूंकि हमारा जिला पिछला रहा है, ध्यान नहीं दिया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि जैसे आप हमारा एविएशन शुरू कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम हवाई जहाज भेजेंगे, नई ट्रेनें दे रहे हैं, सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, जो खेल सबसे बड़ा समाजवाद का प्लेटफॉर्म है खेल। तो मैं चाहूंगा विशेष ध्यान देके यहाँ खेल के माहौल को भी बढ़ाने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि हम सब भी अपनी ऊर्जा देखिए आजमगढ़ जनपद को भी विश्व स्तर पे ठीक से प्रदर्शित कर सकें। आपको बातचीत करने के लिए अजिंदर जी हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे मौका देने के लिए कि आपके माध्यम से मेरी बातें आजमगढ़ और देश
में बैठे सभी के पास पहुंच सके, हम सब मिलके आजमगढ़ को एक अच्छा नाम और दे सके खेलों के क्षेत्र में। थैंक यू। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।